Hey everyone, welcome back to my YouTube channel forbiddencoder.tech. My name is Pankaj and I hope you all are doing extremely well. So in this video we will be continuing with our poster parlor e-commerce series. Last video में हमने अपना ऑर्डर मॉड्यूल सेटअप कर लिया था along with the Razor पे इंटीग्रेशन. So इसके साथ जो हमारा बैकएंड है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है. जो छोटी मोटी फीचर्स बचे हुए हैं वो हम along with the फ्रंट एंड डेवलपमेंट जब हम फ्रंट एंड और बैक एंड को इंटीग्रेट करेंगे तो उसके साथ ही बना लेंगे. आज के वीडियो में हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करने वाले हैं एंड आवर फ्रंट एंड विल बी बिल्ट यूजिंग Next.js ऐप. अब आप सोच रहे होंगे Next.js ऐप क्यों यूज कर रहे हैं हम, बिकॉज Next.js हमें बेटर परफॉर्मेंस, SEO फ्रेंडली पेजेस, सर्वर साइड रेंडरिंग और एक स्मूथ डेवलपर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है. साथ ही फ्यूचर स्केलिंग और डिप्लॉयमेंट के लिए भी काफ़ी सूटेबल हो जाता है Next.js. इसीलिए हम Next.js यूज़ करने वाले हैं. कंपोनेंट के लिए हम यूज़ करेंगे SADCN लाइब्रेरीज का. स्टेट मैनेजमेंट के लिए हम यूज़ कर लेंगे Redux टूलकिट और RTK क्वेरीज. और आपको ये सारी चीज़ें अभी नहीं पता है तो बी विथ मी ऑन दिस वीडियो, यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग कम्प्लीटली क्लियर. अगर आपने अभी तक ये सीरीज़ को फॉलो नहीं किया है सो प्लीज़ फॉलो दिस सीरीज़, इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू. और हम अपना जो फ्रंट एंड है वो एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के फॉर्म में बनाएंगे ताकि जो डिप्लॉयमेंट है वो ईजी हो जाए. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलते हैं अपने VS कोड पे और स्टार्ट करते हैं अपना फ्रंट एंड सेटअप फॉर पोस्टर पार्लर ई-कॉमर्स ऐप. सो गाइस हम आ चुके हैं अपने VS कोड में. अब हम क्विकली अपना एक Next.js ऐप क्रिएट कर लेते हैं. तो Next.js ऐप क्रिएट करने के लिए सिंपली कुछ कमांड हमें टाइप करनी है. तो ये Next.js की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो. जैसे इन्होंने बोला है टू क्रिएट अ न्यू ऐप यूजिंग द डिफॉल्ट टेम्पलेट यू कैन रन द फॉलोइंग कमांड इन योर टर्मिनल. तो डिफॉल्ट टेम्पलेट तो हम यूज नहीं करने वाले हैं, फिर भी एक काम करते हैं, एक पहले तो फोल्डर बनाते हैं mkdir वेब नाम का फोल्डर. फिर इस पे चलते हैं, वेब पे क्लियर करते हैं स्क्रीन, इंस्टॉल करते हैं. नहीं, हम कस्टमाइज करेंगे. टाइपस्क्रिप्ट हमें चाहिए, इसलिए चाहिए, रिएक्ट कंपाइलर चाहिए, टेलविंड चाहिए, सोर्स के अंदर चाहिए, ऐप राउटर भी चाहिए, इंपोर्ट एलाइज भी चाहिए. LIC रख देते हैं. तो ये थोड़ा टाइम लेगा और ये हमें एक Next.js ऐप क्रिएट करके देगा. ओके सो ये हमारा जो Next.js ऐप है वो क्रिएट हो चुका है. आप देख सकते हैं SARC ऐप फोल्डर. तो अब हम SADCN लाइब्रेरी का यूज़ करने वाले हैं तो क्विकली उसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं SADCN को. SADCN के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओ. यहाँ पे इन्होंने बोला है टू क्रिएट प्रोजेक्ट रन ये वाली कमांड. तो आपको जो SADCN है वो आपके प्रोजेक्ट में मिल जाएगा. तो हम इसे यूज़ करते हैं. SADCN इनिट न्यूट्रल कलर ही चाहिए हमें, तो ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेगा. और ये LIB एक और कंपोनेंट फोल्डर क्रिएट करता है. तो अभी आप देख सकते हैं SARC में एक LIB फोल्डर भी आ चुका है. तो कंपोनेंट नहीं आया है क्योंकि हमने कोई कंपोनेंट इंस्टॉल नहीं किया है. अगर मैं ये बटन ऐड करता हूँ तो ये कंपोनेंट भी इंस्टॉल कर देगा. ये कंपोनेंट फोल्डर क्रिएट कर देगा, उसके अंदर UI और उसके अंदर एक बटन रहेगा. तो सबसे पहले तो हम फोल्डर स्ट्रक्चर देख लेते हैं. हमारा ये क्रिएट कर दिया इसने कंपोनेंट UI बटन. ओके तो फोल्डर स्ट्रक्चर हम रखते हैं कुछ इस तरीके से ऐप के अंदर. सबसे पहले पब्लिक में आते हैं और एक फोल्डर बनाते हैं फॉन्ट्स नाम का. इसमें हम अपनी सारी फॉन्ट्स डाल देंगे. ये एक मिनट, यहाँ पे वापस आओ. हाँ, ये मैंने कुछ फॉन्ट्स डाउनलोड कर रखी है, ये उठा के हम अपने फॉन्ट फोल्डर में. तो ये सारी फॉन्ट यहाँ पे आ गई. सबसे पहले तो मैं ये रेपो की लिंक डाल दूंगा ताकि आपको भी ये फॉन्ट मिल जाए. कैसी फॉन्ट है मैं अभी आपको दिखाता हूँ. ओके पहले हम फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं. ऐप के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे हम सबसे पहले चेकआउट नाम का. ठीक है, एक और फोल्डर चाहिए हमें यहाँ पे ऑर्डर्स चेक करने के लिए, माय ऑर्डर्स नाम का. फिर ऑफ कोर्स पोस्टर नाम का एक फोल्डर चाहिए हमें. देन हमें चाहिए डैशबोर्ड. एडमिन सेंटर के लिए डैशबोर्ड बनाएंगे हम, तो डैशबोर्ड नाम का भी फोल्डर चाहिए हमें. ओके तो फिलहाल के लिए तो इतना ही काफ़ी है. ऐप के अंदर एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं, error.dsx. और एक फाइल चाहिए यहाँ, नॉट फाउंड. अगर कोई राउट हमें नहीं मिलता है तो यहाँ पे रिडायरेक्ट करेंगे. तो इसके लिए ये Next.js का मतलब अगर राउट नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे ला देगा. हमने जो फॉन्ट यूज़ किए उसे यूज़ करने के लिए भी एक फाइल चाहिए fonts.tsx नाम की.
यहाँ पे हम सारे फॉन्ट इंपोर्ट करेंगे और यहाँ से ही एक्सपोर्ट करेंगे ताकि हम थ्रू आउट दी ऐप जो है वो सारे फॉन्ट यूज कर सके। हो गया फिलहाल मेरे हिसाब से, तो ऐप में इतना काफी है। आ जाते हैं कंपोनेंट के अंदर। कंपोनेंट में सबसे पहली चीज तो हमें चाहिए, एक काम करो इसके अंदर एक फोल्डर बनाओ लेआउट नाम का। यहाँ पे हम रखेंगे हेडर वगैरह। ऐसा नहीं, कंपोनेंट के अंदर चाहिए हमें लेआउट। हाँ, तो लेआउट बन गया। लेआउट के अंदर एक फोल्डर रहेगा हेडर नाम से, और लेआउट के अंदर एक और फोल्डर रहेगा फुटर नाम से। ओके, 2 फोल्डर हो गए लेआउट के अंदर। अब कंपोनेंट के अंदर कुछ प्रीमेटिव भी रहेंगे, मतलब टेस्टिमोनियल्स वगैरह, उसके लिए प्रीमेटिव रख लेते हैं। तो हम एक प्रीमेटिव नाम का फोल्डर बनाएंगे। नेक्स्ट हम थीम के लिए भी एक फोल्डर चाहिए। यूआई तो ऑलरेडी है ही। और क्या किया था हमने, अच्छा हाँ, डैशबोर्ड के लिए भी एक फोल्डर चाहिए। डैशबोर्ड के भी कंपोनेंट रहेंगे ना। डैशबोर्ड, यहाँ पे सारे डैशबोर्ड के कंपोनेंट रहेंगे। ओके, सो इससे पहले बड़ा कर देता हूँ मैं, छोटे में अच्छा नहीं लग रहा है। तो एसआरसी के अंदर, ऐप के अंदर कंपोनेंट बंद करो, कंपोनेंट में इतना ही काफ़ी है। एसआरसी के अंदर एक फोल्डर बनाते हैं फीचर्स नाम का, जिसमें सारे फीचर्स, ऑथेंटिकेशन वगैरह वाले फीचर, ये सारी चीज़ें रखेंगे हम। तो फीचर्स के अंदर सबसे पहले तो हम ऑथेंटिकेशन गूगल यूज़ करने वाले हैं, तो ऑथ के सारे फीचर रख देंगे। फिर दूसरी चीज़ हमें फीचर चाहिए गार्ट, राइट, कार्ट वाला फीचर चाहिए। चेकआउट के टाइम पे भी हमें कुछ लगेंगी चीजें, तो चेकआउट। होम कंपोनेंट पे भी। देन और क्या क्या चाहिए, ऐप में चेक करने दो एक बार। अच्छा हाँ, ऑर्डर, ऑर्डर डिटेल्स, ऑर्डर्स नाम का फोल्डर है। नेक्स्ट हम बनाएंगे पोस्टर्स नाम का फोल्डर। ठीक है, एक काम कर सकते हैं, पोस्टर, पोस्टर में डाल देंगे पोस्टर डिटेल वगैरह सारी चीजें। तो ये कुछ फोल्डर रहने वाले हैं हमारे पास। अब लाइब्रेरी के अंदर यूटिल्स रखना ठीक ही है। एक और 2 फोल्डर रख देते हैं कांस्टेंट नाम से, कांस्टेंट्स, और एक हेल्पर फोल्डर रहेगा जो छोटी मोटी यूटिलिटीज वगैरह। हेल्पर, लाइब्रेरी फोल्डर स्ट्रक्चर भी खत्म हो गया है अपना। तो फीचर, फीचर में भी हमने सारी चीजें लगभग बना ही ली है। अब एसआरसी के अंदर हम रिडक्स यूज करने वाले हैं ना, तो स्टोर बना लेते हैं। और एक प्रोवाइडर भी चाहिए रहेगा हमें, क्योंकि प्रोवाइडर्स भी इम्पोर्टेंट ही हैं। स्टोर, प्रोवाइडर्स और एक टाइप, यहाँ पे हम एक टाइप्स बना लेंगे। ओके, तो अब प्रोवाइडर के अंदर सबसे पहले दो प्रोवाइडर्स प्रोवाइड कर देंगे हम। ठीक है, स्टोर के अंदर हमें, स्टोर के अंदर मुझे पता है मुझे क्या चाहिए। एपीआई की फाइल चाहिए एक, सॉरी फोल्डर। देन स्लाइसेस चाहिए। देन इसमें एक फाइल भी रहने वाली है जो कि होने वाली है index.ts नाम की, जिसमें हमारे स्टोर कॉन्फ़िगरेशन रहेंगे। ठीक है, और टाइप्स के अंदर जो हम रखेंगे, तो ये सारे टाइप्स आ जाएंगे इसके अंदर। ये तो ठीक ही है। तो इस तरीके से हमारा कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर रहने वाला है। ओके, सो फोल्डर स्ट्रक्चर सेटअप करने के बाद हम अपने प्रोजेक्ट में अब रिडक्स टूलकिट विद आरटीके क्वेरी सेटअप करने वाले हैं। सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं, रिडक्स क्या होता है और हम क्यों यूज कर रहे हैं इसे। ठीक है, सिंपल वर्ड में बोलो तो रिडक्स एक ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट टूल है। मतलब जो डेटा हम अपने ऐप के मल्टीपल पेजेस में यूज करने वाले हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो, लॉग्ड इन यूजर हो गया, कार्ट आइटम हो गया, ऑर्डर्स हो गया, या फिर थीम हो गई डार्क एंड वाइट। तो ये सब एक जगह स्टोर होता है और हर कंपोनेंट में इजीली हम यूज कर सकते हैं। और अगर हम रिडक्स यूज ना करें तो हमें हर, मतलब हर कंपोनेंट में एज अ प्रॉप्स ये सारी चीजें पास करनी पड़ेगी, जिससे हमारा जो काम है वो काफी मेसी हो जाएगा। तो रिडक्स बस इतना ही करता है, इसको ऑर्गेनाइज स्टेट में रखता है। तो हम अपने रिडक्स मतलब प्रोजेक्ट में रिडक्स टूलकिट प्लस आरटीके क्वेरी यूज करेंगे। अब आरटीके क्वेरी क्या होती है कि जैसे हम बैकएंड से एपीआई, यूजिंग अवर एपीआई हम डेटा फेच कर रहे हैं। ओके, सो आरटीके जो है वो एक बॉयलर, सबसे पहले तो हमें जो बॉयलर प्लेट लिखना है वो एक्सियोस यूज करते हैं फंक्शन बना के। जो बॉयलर प्लेट कोड है वो उसकी टेंशन हटा देता है, तो बॉयलर प्लेट कम हो जाते हैं और बिल्ट इन गुड प्रैक्टिस मिलती है। एपीआई कॉल का सिस्टम क्लीन और फंक्शनल और आर्किटेक्चरल एकदम
परफेक्ट रहता है और प्रोडक्शन ग्रेड आर्किटेक्चर लेवल मिल जाता है हमको हमारे आरटीके क्वेरीज से। ओके, तो आरटीके और रिडक्स यूज करने के लिए सबसे पहले हमें स्टोर सेटअप करना पड़ेगा, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ स्टोर सेटअप अपना। ओके, सो हम सबसे पहले स्टोर के अंदर index.ts फाइल में आएंगे। यहाँ सबसे पहले रिडक्स कन्फिगर स्टोर से कन्फिगर कर लेंगे स्टोर। यहाँ हम अपने नॉर्मल जो स्लाइसेस है या फिर रिड्यूसर्स है वो ऐड करेंगे, या फिर जो एपीआई कॉल किया है हमने आरटीके क्वेरी की मदद से वो ऐड करेंगे, ठीक है, जिससे हम ये सारी चीज़ें एक जगह सेंट्रलाइज कर सके। ओके, सो हमने सिंपल मैंने आपको बताया यहाँ पे कॉन्फ़िगर स्टोर किया है, ऑथ रखा है, कार्ट रखा है, ऑथ एपीआईज है, इन्वेंट्री है, ऑर्डर एपीआईज है, ये सारी चीज़ें हैं। ये हम नॉर्मली रिडक्स स्लाइस के थ्रू हैंडल कर लेंगे, साथ में हम आरटीके क्वेरीज भी हैंडल कर लेंगे और मिडलवेयर फंक्शंस भी लगाए हमने, मतलब नॉर्मली कैचिंग, ऑटो रिफेचिंग, पोलिंग, रिक्वेस्ट डुप्लीकेशन, इनेबल, ये सारी चीज़ें ये मिडलवेयर हैंडल कर लेगा, ये बोलना है मेरा, ठीक है। अब सेटअप लिसनर स्टोर, ये जो लाइन है अगली वाली, ये क्या करती है हमारी, सिंपल ये रिफेच करेंगी विंडो फोकस चेंज होने पे। जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे है मेरा विंडो, अगर मैं ये यहाँ करता फॉर एग्जांपल क्रोम खोल लेता हूँ तो फोकस चेंज हो गया, तो फोकस चेंज पे ये हैंडल कर लेगी। ये वाली लाइन कहाँ गई वो, ये सेटअप लिसनर स्टोर डिस्पैच। ओके, देन हमने फाइनली टाइप हुक जो है हमारे उसे एक्सपोर्ट किया है, जैसे कि यूज डिस्पैच है, यूज ऐप, यूज सिलेक्टर है, तो हमने अपने टाइप रिड्यूस करके इसे मतलब अपने टाइप बना के इसे डिस्पैच कर दिया है। अगर हम इस स्टोर को प्रोवाइडर के थ्रू नेक्स्ट जेएस ऐप में रैप करेंगे और फिर हम इससे ये जो सारी चीज़ें हैं वो हम थ्रू आउट द एप्लीकेशन ईजिली यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्लाइस हो गया, हमारे आरटीके क्वेरी हो गए, तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट थिंग हम क्रिएट करते हैं अपनी ऑथ स्लाइस। ओके, सो ऑथ स्लाइस की बात करने से पहले हम बेस क्वेरी समझा देता हूँ आपको। बेस क्वेरी होती क्या है, तो हमने एक फंक्शन बनाया सिंपल बेस क्वेरी का, जिसे हम हर अपनी एपीआई के साथ कॉल करेंगे, ठीक है। ये फंक्शन हर एपीआई को इंटरसेप्ट करेगा, सबसे पहली बात तो। दूसरा, अगर टोकन एक्सपायर हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश टोकन कर देगा और यूज़र को लॉग आउट या रिफ्रेश करने की मैनुअली ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली सब कुछ हैंडल करेगा। इससे जो हमारा एक्सपीरियंस है वो काफ़ी स्मूथ होने वाला है। सोच लो कि एक सिक्योरिटी गार्ड टाइप का इंसान है जो हर रिक्वेस्ट पे चेक करेगा टोकन वैलिड है तो रिक्वेस्ट अलाउ करेगा, टोकन एक्सपायर हो गया तो पहले रिफ्रेश करेगा, फिर दोबारा से एक बार ट्राई करेगा। अगर रिस्पॉन्स सही मिलता है तो ओके, नहीं मिलता है तो फिर अगर रिस्पॉन्स फेल हो जाता है, रिफ्रेश भी फेल हो जाता है, तो यूज़र को लॉग आउट कर देगा। अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले तो बेस यूआरएल जो है वो हमने नेक्स्ट ऐप पब्लिक यूआरएल, यानी कि हमने env.local पे ये डाला हुआ है नेक्स्ट ऐप पब्लिक यूआरएल। यहाँ पे हमारा बैकएंड का यूआरएल रहेगा, यहाँ से ये फेच कर रहा है और कहा गया वो ऑथलाइस बेस क्वेरी, तो यहाँ से ये फेच कर लेगा। देन क्रेडेंशियल इंक्लूड किया है, इसका मतलब क्या है, कुकी ऑटोमेटिकली हमको ऑब्वियसली कुकी में सेंड कर रहे हैं अपना टोकन, तो ये ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगा। तो मतलब इससे हमारे जो ऑथेंटिकेशन का मैनुअल हेडर जो है वो हमें सेटअप करने की नीड नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली कर देगा, क्रेडेंशियल इंक्लूड कर दिया है तो हमने। अब हम यहाँ पे दो रिफ्रेश टोकन के वेरिएबल बना रहे हैं। सबसे पहला रिफ्रेश प्रॉमिस है, दूसरा रिफ्रेश फेल्ड है। अब रिफ्रेश प्रॉमिस क्या करेगा, ये इंश्योर करेगा कि सिर्फ एक रिक्वेस्ट एक टाइम पे चले। फॉर एग्जांपल इसे हम हर एपीआई रिक्वेस्ट के साथ भेज रहे हैं ना, तो फॉर एग्जांपल एक पेज में अगर दो एपीआई रिक्वेस्ट है, फॉर एग्जांपल यूज़र के डेटा यूज़ करने की, यूज़र के जो प्रोफाइल है वो लोड करने की, और उसने क्या ऑर्डर किया है वो लोड करने की, तो दोनों एक ही रिक्वेस्ट एक ही टाइम पे ये सेम क्वेरी भेजेगी ना। तो हम ये नहीं चाहते कि कोलिजन हो जाए, इसीलिए एक टाइम पे सिर्फ एक रिक्वेस्ट, वो ये रिफ्रेश प्रॉमिस। और रिफ्रेश फेल्ड क्या करेगा, अगर रिफ्रेश एक बार फेल हो गया तो हम बार बार तो ट्राई नहीं करेंगे उसमें, कि एक बार फेल है मतलब एक यूज़र है उसके पास एक्सेस टोकन एक्सपायर है तो एक बार चेक भेजेगा रिफ्रेश के लिए, तो अगर रिफ्रेश टोकन रहेगा तो वो एक्सेस टोकन जनरेट कर देगा। अगर रिफ्रेश टोकन नहीं रहता है बाय सपोज, तो अगली रिक्वेस्ट में फिर से वो भेजना कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि उसके पास रिफ्रेश टोकन ही नहीं है, तो एक्सेस टोकन जनरेट ही नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल वो लॉगिन ना करे। ओके, सो ये इंश्योर करेगा कि सिर्फ एक ही बार फेल हो गया तो हम बार बार ट्राई नहीं करेंगे। देन ये हमने एक स्टेट बनाया हुआ है जिसे हम लॉगिन और लॉग आउट पे यूज करने वाले हैं, ताकि ये हमें बता देगा कि मतलब लॉगिन और लॉग आउट पे ये सारी चीजें नॉर्मल बैक टू जीरो हो जाएंगी, ये समझ लो।
ठीक है, अब यहाँ से शुरू होता है इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर फॉर एग्जाम्पल जो हमारा रिजल्ट है वो 401 रिस्पॉन्ड करता है हमें, मतलब अनऑथेंटिकेटेड यूजर है, तो सबसे पहली चीज हम चेक करेंगे जो रिफ्रेश फेल्ड वाला है। ठीक है, मतलब अगर रिफ्रेश फेल हुआ है ऑलरेडी, तो एक बार फेल हो गया है तो दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है, तो हम सीधा सीधा हमारे जो टोकन्स है क्लियर कर देंगे और रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे, वहीं पे खत्म कर देंगे रिक्वेस्ट को। अगर फॉर एग्जांपल अगर वो फेल नहीं है, रिफ्रेश की रिक्वेस्ट फेल नहीं होती है, तो हम क्या करेंगे, ये एपीआई पे हिट करेंगे, ये एपीआई रिफ्रेश टोकन लेगा, उससे एक्सेस टोकन जनरेट करेगा और रिटर्न करेगा। ठीक है, और फॉर अदर थिंग हमने सेट टाइम आउट का फंक्शन रखा है रिफ्रेश प्रॉमिस को हमेशा थोड़े थोड़े डिले के बाद रिफ्रेश करने के लिए। अगर रिफ्रेश सक्सेस होता है तो अगेन हम यही कर रहे हैं, बेस क्वेरी वगैरह लगा के हम, रिफ्रेश फेल होता है तो अगेन 401 जो भी एरर है वो भेज रहे हैं। अगर यहाँ पे हमने एक और चेक लगाया हुआ है कि रिक्वेस्ट तो है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल वो यूजर है, सिर्फ एडमिन नहीं है, और वो एडमिन राउट एक्सेस कर रहा है, मतलब उसको वो चीज का एक्सेस नहीं है, तो इस केस में हम कुकीज वगैरह क्लियर नहीं करेंगे, सिंपल एक एरर रिस्पॉन्स भेज देंगे। और अगर सब ओके होता है तो हम फाइनली रिस्पॉन्स तो भेज ही सकते हैं। तो ये हमारी कुछ बेस क्वेरी है जिसे हम हर चीज में यूज करने वाले हैं। तो अब इस बेस क्वेरी के मदद से हम बनाएंगे अपना ऑथेंटिकेशन एपीआई। तो अब आ जाते हैं अपने ऑथ एपीआई सेक्शन में। ओके, सो अब ऑथ हम देखेंगे, हम देख रहे हैं अपना ऑथ एपीआई। ये क्या है, ये रिडक्स टूलकिट क्वेरी का एक एपीआई सर्विस मॉड्यूल है जिसमें हम सारे ऑथेंटिकेशन रिलेटेड एपीआई कॉल मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड में बोलो तो ये फाइल हमारे लॉगिन, लॉग आउट, रिफ्रेश टोकन और करंट यूजर एपीआई को हैंडल कर रही है और सबको स्टेट और रिडक्स के थ्रू मतलब मैनेज कर रही है। स्टेट और रिडक्स के थ्रू मैनेज कैसे कर रही है मैं बताऊंगा अभी जब आपको ये स्लाइस समझाऊंगा, ऑथ स्लाइस। ठीक है, सो सबसे पहला फंक्शन है, मतलब सबसे पहला हम क्रिएट एपीआई की मदद से एक एपीआई बना ले रहे हैं। तो इसमें हमने रिड्यूसर पाथ दे दिया, हमने अपनी बेस क्वेरी जो हमने अभी मैंने आपको समझाई है वो दे दिए, और ये कैशे है, मतलब यूजर आएगा तो वो कैश हो जाएगा, तो बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है अनलेस एंड अनटिल वो इनवैलिडेट नहीं होता है, मतलब हम उसको रिफ्रेश नहीं करते, ये समझ लो ऐसा टाइप का। तो ये आरटीके इनबिल्टली, मतलब आरटीके क्वेरी में ऑफिशियली प्रोवाइड करता है ये हमें, नो नीड टू डू एनीथिंग एल्स, ये इसका फीचर ही है समझ लो एक। तो इसमें सबसे पहला राउट हमने रखा है लॉगिन विद गूगल का, ये होने वाली है हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट, इसलिए हम म्यूटेशन रख रहे हैं। तो ये हिट करेगा, ये आईडी टोकन लेगा, हिट करेगा इस पे, आईडी टोकन सेंड होगा और यूजर ऑथेंटिकेटेड हो रहा है तो बैकएंड पे जाएगा, बैकएंड रिस्पॉन्स सेंड कर देगा, यूजर लॉग इन हो जाएगा। सिंपल यही चीज है। और ये जो मैंने रिफ्रेश स्टेट की बात की थी वो हम यहाँ यूज करेंगे और लॉग आउट पे यूज करेंगे। ओके, अब रिफ्रेश टोकन भी सिंपल एक म्यूटेशन है, इस पे भी हम ये वाला राउट यूज कर लेंगे और अपना जो टोकन है उसे रिफ्रेश कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं लॉग आउट की। लॉग आउट में हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, लॉग आउट अगर हम कर रहे हैं तो हमारा जो रिफ्रेश टोकन है, एक्सेस टोकन है, कुकी से हटाना है, स्टेट में अगर हमने स्टोर किया हुआ यूजर उसे हटाना है, और हमारा लॉग आउट कंप्लीट हो गया। और गेट करंट यूजर में आपको तो पता ही है, गेट करंट यूजर में जो यूजर का डेटा है वो हमें गेट करंट यूजर में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने ऑथ स्लाइस की तरफ। मैंने आपको बताया था कि मैं ऑथ स्लाइस समझाऊंगा, तब रिडक्स स्टेट मैनेज कैसे कर रहे हैं वो बताऊंगा। ठीक है, नीचे आते हैं। अब आप जो देख रहे हो वो है हमारा ऑथ स्लाइस। ठीक है, जहां हम हर यूजर का लॉगिन रिलेटेड जो डेटा है वो रिडक्स स्टोर में मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड में हमारा जो लॉगिन, लॉग आउट, करंट यूजर है, टोकन स्टेट है, या तो जो भी है उसका सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ यही फाइल है हमारी ऑथ स्लाइस वाली। तो इनिशियल स्टेट में सबसे पहले हम यूजर को नल रख रहे हैं, एक्सेस टोकन भी नल रहेगा, इज ऑथेंटिकेटेड भी फॉल्स रहेगा। और यहाँ हम सिर्फ एक बेसिक सा रिड्यूसर बना रहे हैं जिसमें सिंपल सेट क्रेडेंशियल, अगर क्रेडेंशियल सही होते हैं तो क्या कर रहा है वो सेट क्रेडेंशियल में सिंपली यूजर ले रहा है एपीआई से और उसे यूजर में स्टोर कर रहा है, टोकन ले रहा है उसे टोकन में स्टोर कर रहा है, इज ऑथेंटिकेटेड को ट्रू कर दे रहा है, मतलब यूजर है ऑथेंटिकेटेड। और क्लियर ऑथ में सिंपल यूजर को नल, टोकन को नल और ऑथेंटिकेटेड फॉल्स कर दे रहा है। अब एक्स्ट्रा रिड्यूसर क्या कर रहा है हमारा, अब ये मेन चीज है, मतलब काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, हम मैनुअली सब कुछ अपडेट नहीं कर रहे हैं रिडक्स टूल किट में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे जाके दिखाता हूँ, इंस्पेक्ट में जाता हूँ,
मेमोरी में नहीं, यहाँ पे एक रिडक्स का ऑप्शन आएगा, वेट अ मिनट, रिडक्स डेफ टूल। एक काम करता हूँ, सबसे बेस्ट अपना ये ऐप खोलता हूँ, ठीक है, इसका रिडक्स डेफ टूल खोलता हूँ, ओपन इन विंडो, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे हमारे जो अलग अलग एपीआईज है, ये हमारा ऑथ एपीआई है, ये कार्ट एपीआई है, ये ऑथ स्लाइस है, सॉरी, ये कार्ट स्लाइस है, ये ऑथ एपीआई, इन्वेंट्री एपीआई। अगर हम कुछ भी हिट करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ दिस ये हिट हो रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ, ये तब तक लोड हो जाएगा क्योंकि मैंने फ्री इंस्टेंस पे लोड किया हुआ ही है, इसीलिए। तो तब तक हम अपना एक्स्ट्रा रिड्यूसर समझ लेते हैं। एक्स्ट्रा रिड्यूसर कुछ नहीं है, हर चीज़ हम मैनुअली अपडेट नहीं कर रहे, विद द हेल्प ऑफ आरटीके क्वेरी और एपीआई रिस्पॉन्स हम ये सारी चीज़ें मैनिपुलेट करेंगे। मैनिपुलेट इन द सेंस, अगर लॉगिन विद गूगल सक्सेसफुल होता है तो हम यूज़र में यूज़र डायरेक्टली एपीआई से जो यूज़र मिलेगा वो यहाँ डाल देंगे, टोकन भी डाल देंगे और ऑथेंटिकेटेड ट्रू कर देंगे। अगर लॉग आउट ट्रू होता है तो हम ये सारी चीज़ें नल नल करके फॉल्स कर देंगे, इज ऑथेंटिकेटेड, ठीक है। अब रिफ्रेश टोकन भी हम हैंडल कर रहे हैं, रिफ्रेश टोकन हैंडल कर रहे हैं इन द सेंस, यहाँ पे अपडेट करने की वैसे हमें कोई ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि टोकन ऑलरेडी कुकीज़ में ऑलरेडी अपडेट हो रहा है, फिर भी हम अपडेट कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट थिंग, बिल्डर एपीआई एड मैचर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ऑथ एपीआई एंड पॉइंट है वो करंट यूज़र मैच कर रही है और करंट यूज़र का डेटा यूज़र में डाल दे रही है और इज ऑथेंटिकेटेड ट्रू हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर फेल होता है तो क्या करना है, यही सब हमने दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, अपने और स्लाइस में। तो इस तरीके से हम अपनी और स्लाइस भी कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं अपने इन्वेंट्री एपीआई की, जो कि हमारे बैकएंड के सारे इन्वेंट्री रिलेटेड जो एपीआई है उसे हैंडल कर रहा है, जैसे कि क्रिएट पोस्टर, अपडेट पोस्टर, डिलीट पोस्टर, लिस्ट, फिल्टर्स, सर्च एक्सेट्रा। ये पूरा मॉड्यूल जो है वो आरटीके क्वेरी पे बना हुआ है, ये तो आपको पता ही है। एपीआई कॉल दे रहा है, कैचिंग कर रहा है, लोडिंग स्टेट सब ऑटोमेटिकली हैंडल हो जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो हमने अगेन इसमें रिड्यूसर पाथ लिया है बेस क्वेरी में, अपना बेस विथ रिऑथ, जिसमें हमारा टोकन ऑटो रिफ्रेश सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है। टैग टाइप हम यहाँ पे दो लेंगे, इन्वेंट्री और फिल्टर के लिए, ठीक है। इसे हम ऑटो रिफेच आफ्टर अपडेट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, मतलब ऑटो रिफेच कर सकते हैं आफ्टर डिलीट या अपडेट। और फ्रेश डेटा, मतलब हमें हमेशा फ्रेश डेटा ही मिलेगा विदाउट मैनुअल रिलोड, मैनुअल रिलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब सबसे पहला जो म्यूटेशन है हमारा क्रिएट इन्वेंट्री म्यूटेशन है। दिस इज म्यूटेशन बिकॉज वी आर सेंडिंग डेटा टू बैकएंड, यहाँ पे हम अपना डेटा जो है वो बैकएंड पे भेज रहे हैं, ठीक है, इसीलिए एक म्यूटेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ हम सिर्फ गेट कर रहे रहते तो ये क्वेरी रहती थी, अगर हम डेटा भेज रहे हैं या कुछ अपडेट कर रहे हैं तो वो म्यूटेशन होता है, ठीक है। यहाँ हम फॉर्म डेटा भेज रहे हैं, सिंपल इमेज अपेंड कर रहे हैं, बाकी फील्ड में मीन्स बाकी सारी जो फील्ड है पोस्टर बनाने के लिए अपनी, वो ऐड कर रहे हैं, और सारा जेसन बॉडी के थ्रू हम अपने बैकएंड में भेज रहे हैं, फॉर्म डेटा के थ्रू, सॉरी, ओके। सो अब नेक्स्ट थिंग आती है हमारी गेट ऑल इन्वेंट्री आइटम। गेट ऑल इन्वेंट्री आइटम हम यहाँ पे बिल्ड एपीआई यूआरएल, यहाँ से हम फिल्टर भेज रहे हैं इसमें, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे सारी कार्स ही चाहिए सिर्फ पोस्टर में, तो हम भेजेंगे फिल्टर कार का। तो ये हमारा जो बिल्ड एपीआई फंक्शन है, मैं इसे दिखा देता हूँ आपको, ये क्या कर रहा है, सिंपली रिटर्न कर रहा है इस वे में। अगर यहाँ पे कार्स चाहिए हमें तो यहाँ पे ये करेगा कैटेगरी कार, तो हमारा बैकएंड वही रिस्पॉन्स देगा जो सारे पोस्टर में से कार हटा ले, मतलब कार फिल्टर आउट करेगा और हमें रिस्पॉन्स के रूप में देगा वो कार्स, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हमारा बिल्ड एपीआई यूआरएल है और ये हमारी सारी इन्वेंट्री हैंडल कर रहा है, ठीक है। अब ये वाला फंक्शन गेट इन्वेंट्री बाय आईडी है, मतलब कोई पोस्टर के आईडी के थ्रू उसकी डिटेल चाहिए तो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे हम, म्यूटेशन यूज करेंगे, सॉरी क्वेरी यूज करेंगे। और यहाँ अपडेट इन्वेंट्री म्यूटेशन है। देन हमने बनाया हुआ है गेट फीचर पोस्टर म्यूटेशन क्वेरी और गेट फिल्टर क्वेरी, मतलब यहाँ पे सारे हमें कैटेगरीज, कलेक्शन एंड ऑल, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ गया वो। हाँ, अभी तक तो चालू हो गया होगा, हाँ। तो आप देख रहे हो ये जो गेट फिल्टर क्वेरी है हमने यहाँ यूज की हुई है, इससे हमें सारे फिल्टर्स मिल जा रहे हैं, जैसे कितने टाइप के पोस्टर है, स्पिरिचुअल है, स्पोर्ट्स है, कार है, एनिमे है, बाइक है, ये सारे पोस्टर हमें मिल जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग
सॉफ्ट आइटम ये डिलीट करने के लिए है, और मतलब हम इसके स्टॉक जीरो कर देंगे सॉफ्ट डिलीट में, और डिलीट इन्वेंट्री में मतलब परमानेंटली डिलीट कर देंगे। तो मोस्टली मैं डिलीट इन्वेंट्री यूज नहीं करना चाहता हूँ, पर सॉफ्ट आइटम कर सकते हैं स्टॉक जीरो करवा के अपने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इन्वेंट्री, ठीक है। अब इन्वेंट्री के बाद, अच्छा मैंने एक सर्च का बताया कि आपको सर्च इन्वेंट्री आइटम, और फॉर एग्जांपल कहा गया ये अगर मैं यहाँ जाता हूँ पोस्टर्स पे सारे, ठीक है, यहाँ पे सर्च मारता हूँ कार्स, CARS, तो ये जो रिक्वेस्ट है, CAR मारता हूँ सिर्फ, ठीक है। ये जो रिक्वेस्ट है मतलब कौन सी API हिट हो रही है यहाँ पे, सर्च इन्वेंट्री में सर्च, और यहाँ पे क्वेरी के जगह कार्स, और सॉरी क्वेरी क्यू के जगह कार्स, और बाकी जो भी हमारी क्वेरी है मैंने CAR भेजा है, कैटेगरी भेजा है, वो उसके थ्रू सर्च हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो रहने वाला है वो इन्वेंट्री आइटम रहने वाला है। और सेम तरीके से अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपना ऑर्डर फ्लो, ठीक है। अब ये रिडक्स टूल किट पे बना हुआ है ऑफ कोर्स, इसका काम है बैकएंड के ऑर्डर के और पेमेंट की API को कनेक्ट करना, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, API एंड पॉइंट डिफाइन किया हुआ है, डेटा फेच हुआ है, पोस्ट करते हैं हम, कैचिंग, रिफेचिंग और टैग्स हैंडल करते हैं, ठीक है। और शॉर्ट में बोलूँ तो फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में एक राउटर टाइप ब्रिज है ये। अब मीनिंग समझाता हूँ इसका। क्रिएट API से API क्रिएट कर लिया, रिड्यूस पाथ से ऑर्डर पाथ, बेस क्वेरी से अगेन हमने बेस क्वेरी जो हमारा टोकन फ्लो है, ऑटो रिफ्रेश फ्लो है, वो लगाया। ऑर्डर टाइप मतलब कैचिंग के लिए हमने ऑर्डर ले लिया, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले तो गेट पेमेंट की से हमें मिल रहा है हमें रेजर पे की, क्योंकि हम रेजर पे यूज़ करने वाले हैं ना, तो इससे हमें मिल जा रही है रेजर पे की, और रेजर पे की हम यूज़ करेंगे अपने ऑनलाइन पेमेंट के लिए, ठीक है। देन हम क्या कर रहे हैं, इनिशिएट पेमेंट। ये मतलब समझ लो कि ये बैकएंड को बोल रहा है कि ऑर्डर बनने वाला है, रेजर पे सेशन क्रिएट कर दो, ठीक है। बैकएंड रिटर्न करेगा हमें ऑर्डर आईडी, अमाउंट और करेंसी, पेमेंट आईडी एक्सेट्रा, ये सारी चीजें रिटर्न करेगा। देन हम कॉल करेंगे वेरीफाई पेमेंट वाले को। तो ये ऑनलाइन पेमेंट का बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ऑफलाइन पेमेंट में सिंपल ऑर्डर क्रिएट होगा, और जो हमारा मोड है वो कैश ऑन डिलीवरी रहेगा। ऑनलाइन पेमेंट में क्या होगा, ऑर्डर क्रिएट होगा, ऑर्डर आईडी वगैरह वगैरह, देन हम वेरीफाई करेंगे उस पेमेंट को, कैसे, विद द हेल्प ऑफ रेजर पे हमने जो एक मेथड बनाया है बैकएंड में। तो वो वेरीफाई करेगा, अगर पेमेंट ओके है तो सक्सेस, नहीं तो फेल है तो फेल कर देगा और ऑर्डर को डिलीट कर देगा। देन ये सब होने के बाद क्रिएट ऑर्डर एंड पॉइंट जो है हमारा, ये मैनुअल ऑर्डर के लिए बनाया हुआ है, मैंने ऑफकोर्स बताया ही हुआ है। गेट माई ऑर्डर से हमें सारे ऑर्डर मिल जाएंगे, गेट ऑर्डर बाय आईडी मतलब हम आईडी डालेंगे तो ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कुछ फ्लो होने वाला है। जब यूज़र ऑर्डर प्लेस करेगा तो हमारा जो फ्लो है, या तो वो अकॉर्डिंग टू कैश ऑन डिलीवरी रह सकता है, या तो अकॉर्डिंग टू ऑनलाइन पेमेंट रह सकता है, और ऑनलाइन पेमेंट विद द हेल्प ऑफ रेजर पे, ठीक है। सो ये ऑर्डर API भी हो गया। और रिव्यू सिस्टम, अगेन रिव्यू सिस्टम सिंपल है, कर्ड ऑपरेशन है यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं है। जैसे ही हमने बाकी सारी चीज़ें बनाया वो वैसे ही ये भी बनाया है। अब बारी है कार्ड स्लाइस की। कार्ड स्लाइस भी इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, क्योंकि कार्ड स्लाइस इन द सेंस हम क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको, कहा गया वो ये, अगर ये पोस्टर है फॉर एग्जांपल, इसे मैं ऐड कर रहा हूँ कार्ट पे, तो ये जो आ रहा है ये हमारे लोकल स्टोरेज पे स्टोर हो रहा है। मैं इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। कहाँ गया एप्लीकेशन, अगर मैं जाता हूँ लोकल स्टोरेज पे, आप चेक करोगे कार्ट के अंदर एक स्लाइस बनी हुई है, उसमें एक आइटम है हमारा, और वो आइटम है ये, इस पे सारी चीज़ें हैं, वो यहाँ से फेच कर रहा है और यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये हमारा कार्ट स्लाइस होने वाला है। तो मैं इसे समझा देता हूँ क्विकली कैसे बनाया है मैंने। सबसे पहले तो ये हैंडल कर रहा है ऐड आइटम, रिमूव करना, क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज करना, और स्टॉक को अकॉर्डिंग टू द लिमिट रखना, कार्ड टोटल कैलकुलेट करना, ये सारी चीज़ें ये हैंडल कर रहा है, ठीक है। यूज़र मतलब एक टाइप से मेमोरी समझ लो। और ये क्या एरर आ रहा है, सोनार, तो मैं इसे आ जाता हूँ यहाँ पे कंपोनेंट्स में,
एक चीज ऐड करनी रह गई है, हाँ सोनार। npx ये ऐड करता हूँ सोनार, ठीक है। सीडी वेब पे जा रहा हूँ, सोनार ऐड कर दूंगा तो ये टोस्ट हट जाएगा। हाँ, तो ये जो एरर है ये हट गया है, ठीक है। अब चलते हैं अपने इसके तरफ, ठीक है, कोड के तरफ। तो ये तो इंटरफेस है, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये भी इंटरफेस है, ये समझा देता हूँ लगे तो। इसमें तीन चीज़ें हैं, आइटम्स है, टोटल आइटम है, सब टोटल है। आपने इस पे भी चेक किया होगा, कहाँ गया ये, कहाँ गया, इंस्पेक्ट एप्लीकेशन, देखो आइटम्स, सब टोटल, टोटल आइटम, ये तीन चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी सेम हमने तीन चीज़ें ही रखी है। आइटम में हमारा कार्ट आइटम रहेगा, इनिशियल हमारे कार्ट में कुछ नहीं रहेगा, आइटम टोटल आइटम जीरो, सब टोटल भी जीरो रहेगा, ठीक है। अब ये फंक्शन है लोड कार्ट फ्रॉम स्टोरेज। अब अगर ये फंक्शन हम कॉल करते हैं तो क्या होगा, लोकल स्टोरेज से ये कार्ट पे जितने भी आइटम है वो रिटर्न करेगा। और अगर कोई एरर आता है तो ये फेल कर, मतलब ऐसा बोलेगा कि फेल टू लोड फ्रॉम द लोकल स्टोरेज, ठीक है। अब सेव कार्ट टू स्टोरेज, अब ये जो फंक्शन है वो हमारा जो आइटम है लोकल स्टोरेज में सेट कर देगा। जो भी अगर हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं तो वो आइटम को लोकल स्टोरेज में सेट कर देगा। देन कैलकुलेट टोटल फंक्शन है, वो टोटल आइटम जितने भी है उसका टोटल निकालेगा। कार्ट स्लाइस जो है, ये कार्ट स्लाइस जो है मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ जाता हूँ, रिडक्स में जाता हूँ, तो ये जो है ये कार्ट स्लाइस है, ठीक है। इसमें देखो अभी एक आइटम है, तो ये जो है हमारा ये कार्ट स्लाइस है, ठीक है। तो इस ये रिडक्स के थ्रू हम मैनेज कर रहे हैं कार्ट स्लाइस, ठीक है। तो ये भी सिंपल लॉजिक है, अगर एग्जिस्टिंग आइटम है, अगर एक्सीड कर रहा है स्टॉक से ज़्यादा तो मना कर दो उसको, और एक से कम भी नहीं कर सकते हो। और विद द हेल्प ऑफ दिस हमारा कार्ड कुछ इस तरीके से बन चुका है, मतलब आप चेक कर सकते हो। मैं इससे कम कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, अगर बढ़ाऊंगा तो बढ़ जाएगा। कार्ड की टोटल अकॉर्डिंग टू भी अगर क्लियर कार्ड करता हो तो कार्ड से हट जाएगा ये आइटम। सिंपल, ये जो सारा काम है विद द हेल्प ऑफ, हम किसके वजह से कर रहे हैं, कार्ड स्लाइस के मदद से। तो इस तरीके से हमारा जो रिड्यूस मतलब रिडक्स स्टोर है वो सेटअप हो चुका है। अब हम ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें मैं हटाता हूँ क्विकली, और अपना जो रिडक्स है हम नेक्स्ट जेएस ऐप को व्रैप कर देंगे रिडक्स के अंदर, ताकि हम थ्रू आउट द एप्लीकेशन ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकें। तो वो कैसे करेंगे हम, तो मैंने एक बनाया है प्रोवाइडर, रिडक्स प्रोवाइडर, ठीक है। और इसे एक्सपोर्ट भी कर दिया है यहाँ पे। अभी हमें करना कुछ नहीं है, हमें जाना है लेआउट में, और ये बॉडी टैग जो है, बॉडी टैग से पहले हमें लगाना है रिडक्स प्रोवाइडर सिंपल, ठीक है। और इससे कैंसिल करो, बॉडी टैग को कवर कर लो, बस सिंपल इतना हो गया। हमारा जो रिडक्स प्रोवाइडर है वो लग चुका है। अभी मैं आपको वेब पे जाके दिखाता हूँ, npm run dev, ओके, इसको रन करो। सबसे पहले तो ये यहाँ पे ही आ जाओ। सॉरी, ये रहा लोकल होस्ट 3000। अच्छा, एक एरर आ गया है, यूज क्लाइंट करने बोल रहा है एरर में, तो यहाँ पे ये ज़रूरी है, यूज क्लाइंट। चलो अब ठीक हो जा। द डिफॉल्ट इज रिएक्ट कंपोनेंट इज नॉट फाउंड। अच्छा, ये नॉट फाउंड भी करने बोल। ओके, तो मैंने एक्चुअली नॉट फाउंड पेज बना ही लिया है, इसमें कुछ नहीं बनाया मैंने, 404 पेज नॉट फाउंड करके ऐसा लिखा हुआ है। और एक बटन है, और मैंने एक होम पे जाने के लिए बटन बना दी है, गो टू होम, और या फिर ट्राई अगेन। अगर हैंडल होम करते हैं तो लोकेशन ये हो जाती है, और रिलो, और बाकी अगर रिफ्रेश करते तो
रिलोड कर देगा ये पेज, नथिंग एल्स। ओके, सो ये दोनों फंक्शन हो गए। अभी चलते हैं अपने इधर और यहाँ एक काम करते हैं, चेक करते हैं सबसे पहले रिडक्स टूल किट। ओके, देखा आ गई ये सारी स्टेट्स। अगर मैं ये प्रोवाइडर हटा देता हूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ से ये प्रोवाइडर अगर मैं हटा देता हूँ, अब रिफ्रेश करता हूँ और रिलोड करता हूँ, वेट अ मिनट, इसको हटाओ। हाँ, ये सारी स्टेट चली गई यहाँ से। अगर इससे और इससे, तो ये सारी स्टेट वापस आ गई है हमारी। तो ये जो है हमारे रिडक्स टूल किट, वो हमें सेंट्रलाइज प्लेस में सारी चीज़ें इस्तेमाल करने देगा ताकि हम इसे कहीं पे भी यूज़ कर सके। ओके, सो इस तरीके से हमने अपना जो रिडक्स स्टोर है वो ऑलरेडी सेटअप कर लिया हुआ है। और आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय। Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the